रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा की सनसनाती आवाज जंगल के पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, मानो कोई अजीब सी सिसकी जंगल में घूम रही हो। शहर से दूर एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। रात को चीखने की आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और कभी कभी घर के आसपास खून के निशान दिखाई देते थे। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे 5 लोग थे, राहुल, उसकी गर्लफ्रेंड निशा और उसके 3 दोस्त समीर, नेहा और दीपक। यह सभी युवा थे और उन्हें डर जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। एक रात राहुल ने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाकर रात गुजारने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बैग पैक किए और गांव के उस हिस्से की ओर निकल पड़े जहां हवेली स्थित थी। रात के 9 बज रहे थे जब वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली को देखकर वे थोड़े सहम गए। यह घर काफी पुराना और जर्जर था। उसकी दीवारों पर जगह से सीलन हो चुकी थी और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। हवेली के आसपास केवल सन्नाटा और जंगल की आवाजें थीं। कोई आदमी या जानवर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। समीर ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये तो सिनेमा का सीन लग रहा है। आज रात मजा आएगा। बाकी सब भी हंस पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। जब वे अंदर पहुंचे तो हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निशा डर से चौंक गई, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, ये सब हवा के कारण हो रहा है। हवेली के अंदर का नजारा और भी भयानक था। जगह जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और कांच के टुकड़े बिखरे थे। हवा की आवाज दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। एक पुरानी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी, जो शायद अब गिरने वाली थी। दीपक ने मजाक में कहा, क्या हुआ दोस्तों? डर लग रहा है, लेकिन उसकी हंसी में भी थोड़ी घबराहट छिपी हुई थी। रात का समय तेजी से बीत रहा था और समय था करीब 11:30 का। राहुल और उसके दोस्तों ने नीचे एक कमरा चुना जहां वे बैठ सकते थे। उन्होंने एक पुराने फर्नीचर का ढांचा ढूंढा जिस पर वे बैठ गए। कुछ देर तक वे बातें करते रहे और हंसी मजाक चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली का माहौल और भी अजीब होता गया। तभी अचानक हवेली के ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वे सभी चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये आवाज कैसी थी? नेहा ने डरते हुए पूछा। शायद चूहे होंगे, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी आत्मविश्वास नहीं था। समीर ने दीपक से कहा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। दीपक ने मना किया, लेकिन समीर ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले लिया। दोनों लड़के ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। बाकी 3 लोग नीचे बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। समीर और दीपक जब ऊपर पहुंचे तो वहां सब कुछ शांत था। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। लेकिन तभी उन्हें एक कमरा दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान थे। शायद ये दरवाजा कभी खुला नहीं होगा, दीपक ने कहा। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। वह और जोर से धक्का देने लगा। तभी दरवाजा अचानक खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। दोनों चौंक गए। कमरे के अंदर एक पुराना बिस्तर और कुछ बिखरे हुए कागज थे। कागजों पर खून के धब्बे थे। दीपक की नजर अचानक कमरे की दीवार पर पड़ी, जहां खून से लिखा था, यहां से बचकर निकलना मुमकिन नहीं है। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे जल्दी से वापस नीचे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। राहुल, निशा और नेहा ने यह चीख सुनी और हड़बड़ाकर खड़े हो गए। यह किसकी चीख थी? नेहा ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने सोचा कि समीर और दीपक मजाक कर रहे होंगे, लेकिन तभी निशा अचानक गायब हो गई। एक पल वह उनके साथ थी
और अगले ही पल वह वहां नहीं थी। राहुल और नेहा ने चारों ओर देखा, लेकिन निशा कहीं नहीं थी। हवेली में अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं और एक ठंडक ने पूरे कमरे को घेर लिया। निशा, कहाँ हो? राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नेहा डर के मारे कांप रही थी। तभी समीर और दीपक नीचे आ गए और उनके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, दीपक बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन निशा कहाँ है? राहुल ने घबराते हुए पूछा। सब मिलकर निशा को ढूंढने लगे। हवेली के हर कोने में, हर कमरे में झांका, लेकिन निशा का कोई अता पता नहीं था। तभी एक और चीख हवेली के पीछे के हिस्से से आई, जो सीधी हवेली के तहखाने की ओर से आ रही थी। राहुल ने कहा, हमें तहखाने में जाना होगा। शायद निशा वहीं हो। सब लोग डरे हुए थे, लेकिन निशा को बचाने के लिए वे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा जंग से जकड़ा हुआ था, लेकिन सबने मिलकर उसे खोल दिया। तहखाने में गुप अंधेरा था। चारों ओर दुर्गंध और सीलन भरी हुई थी। अचानक से उन्हें एक कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो वे स्तब्ध रह गए। निशा वहां जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। उसके हाथों और चेहरे पर खून के निशान थे। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके शरीर में अजीब सी हरकत होने लगी। वह अचानक उठ खड़ी हुई और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। निशा अब निशा नहीं थी। उसकी आवाज बदल गई थी और वह एक अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। यह निशा नहीं है, दीपक चिल्लाया। यह कुछ और है। निशा के शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति का कब्जा था। वह हवा में उठने लगी और जमीन पर जोर से गिरी। उसकी हंसी अब विकृत हो चुकी थी। वह अब अपने दोस्तों पर हमला करने के लिए बढ़ने लगी। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं जा सका। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वह सब एक जाल में फंसे हुए थे। हम मारे जाएंगे, नेहा चिल्लाई। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की हालत खराब थी। तभी तहखाने के हर कोने से साए निकलने लगे। ये साए हवेली में मारे गए उन लोगों के थे, जिनकी आत्माएं अब बदला लेना चाहती थी। हवेली के इन सायों ने एक एक करके सभी पर हमला किया। दीपक और नेहा पहले मारे गए। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक साया उसके पीछे पड़ गया और उसे घसीटकर अंधेरे में ले गया। राहुल अब अकेला बचा था। उसने निशा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अब पूरी तरह उस बुरी शक्ति के कब्जे में थी। आखिरकार राहुल भी उन सायों का शिकार हो गया।